चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आपके सामने पीडीएफ फाइल आ चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है और बहुत मजा आएगा स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से देखते चले जाओ, जहां दिक्कत हो चैट बॉक्स में लिख देना। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज इसका मीनिंग, ठीक है जी, लिख क्यों नहीं रहा, एक मिनट। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज इसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बैंकिंग की बात करेंगे। अलग अलग तरीके के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। बैंकिंग सर्विसेज की बात करेंगे, ई बैंकिंग की बात करेंगे, थोड़ा सा इंश्योरेंस, दो मैंगो, पोस्टल सर्विसेज की बात करेंगे, इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। एक तो गुड्स होता है, जहाँ पे गुड्स का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे गुड्स का उत्पादन नहीं हो रहा, यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? सर्विस। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? सर्विस सेक्टर है। एसबीआई, तो लोग क्या करते हैं? एसबीआई बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। लोग क्या करते हैं? एसबीआई बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो एसबीआई क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। कौन सी सर्विसेज दे रहा है बेटा? बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, एग्जांपल जियो। टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल जियो। तो जियो भी यहाँ पे क्या कर रहा है? टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज दे रहा है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, जैसे डीटीसी बस चलती है दिल्ली के अंदर, तो ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। मेट्रो, दिल्ली में कौन सी मेट्रो चलती है? डीएमआरसी, दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस कंपनीज, नाम सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी का, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई आपने और इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना हो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इसके अलावा कोई और कंपनी का आपने नाम सुना हो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इसके अलावा किसी और कंपनी का आपने नाम सुना हो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा बेटा एचएसबीसी, एचडीएफसी आपने सुना होगा नाम। तो एचडीएफसी जो बैंक है वो इंश्योरेंस भी करता है। आपने आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा, वो भी क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस करता है। मुथूट फाइनेंस, बेटा मुथूट फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी नहीं है अभ्या। मुथूट फाइनेंस, नाम से पता लग रहा है मुथूट फाइनेंस, मतलब कि ये लोगों को पैसा देती है। अक्षय कुमार का जो एड आता है, उस एड का मतलब क्या है भाई? गोल्ड लेके आओ, पैसा लेके जाओ। खुशी समझ में आया? मुथूट फाइनेंस का मतलब क्या है? लोगों को पैसा देना और लोगों से सिक्योरिटी लेना, बस। गोल्ड लेके आओ, पैसा लेके जाओ। यस सर, वेरी गुड। वेयर हाउसिंग का काम होता है, मतलब क्या होता है? जो भी, जैसे हमारे गुड्स हैं, जैसे आजकल आपको पता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा माल आता है। ठीक है ना, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से व्यापार करते हैं, तो भाई उस उन सामान को रखने के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए। तो हम लोग स्टोरेज करा के कहाँ पे रख सकते हैं? वेयर हाउस में। ठीक है ना, जैसे गोडाउन तो क्या होता है? छोटा होता है। वेयर हाउस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वेयर हाउस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। जैसे किसान किसान अपनी फसलें काटने के बाद जो
अनाज होता है वो वेयर हाउस के अंदर क्या है, कस्टडी में रखवा देते हैं, वेयर हाउस के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सर्विस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? यस। क्या जो बैंक होगा, क्या बैंक किसी ना किसी बिल्डिंग में होगा? आंसर इज यस। तो इसका मतलब जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर हैं स्टूडेंट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है अपना स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस करने के लिए। रिसेंट पास्ट रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडिया की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का रोल जो है वो बहुत बढ़ गया है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अगर आज की डेट में आप देखोगे तो जो इंटरनेट है वो भी तो क्या है, सर्विस है। तो आप लोग इंटरनेट की भी तो क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो। तो आज की डेट में सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो चुकी है। इकोनॉमी के अंदर चेंजेस होने के कारण इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है सर्विसेज की, वो बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। आज अगर आप अपने घर से बात करोगे तो आप बिजली ले रहे हो, ये भी क्या है, सर्विस है। ठीक है जी। आप घर पे एसी वाला बुलाते हो, वो भी क्या है, सर्विस है। आप डिश टीवी देख रहे हो, वो भी सर्विस है। नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वो भी सर्विस है। मोबाइल यूज कर रहे हो, वो भी सर्विस है। इंटरनेट यूज कर रहे हो, वो भी सर्विस है। तो आज की मेड की सर्विस आप ले रहे हो, तो आज की डेट में आप देखोगे हम लोग सर्विस का ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू गुड्स। ठीक है जी। गुड्स तो क्या है, आप जो खाना खाते हो, सुबह खा लिया, दिन में खा लिया, शाम को खा लिया, भाई सर्विस तो पूरे दिन लेते रहते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है सर्विस के, सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं, आपको पता ही है। सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल। सर्विस जो आप सर्विस ले रहे हो, सर्विस क्या होती है स्टूडेंट, इंटेंजिबल होती है। तो सर्विस क्या होती है हमारी, इंटेंजिबल। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो लैक ऑफ होमोजीनियस और इनकंसिस्टेंसी। क्या मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार इसको पढ़ो, एक बार इस पैरा को पढ़ो और फिर बताओ क्या समझ में आया। ओन रीडिंग करो, ओन रीडिंग। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बैंकिंग सर्विसेज, पढ़ो इसे, ओन रीडिंग करो। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। तो अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक के अंदर क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब, हाँ जी, नेशनलाइज्ड बैंक जो है मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की भी वहां पे क्या है, होल्डिंग है, गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ उसमें क्या है, शेयर है। तो जो ये नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये आपके नेशनलाइज्ड बैंक है। और अगर पर इनके अंदर गवर्नमेंट की भी क्या है, होल्डिंग है। पूरा गवर्नमेंट नहीं बोल सकते ये आप, गवर्नमेंट की होल्डिंग है। ठीक। उसके बाद अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, नाम सुना होगा, एचडीएफसी बैंक, नाम सुना होगा। फॉरेन बैंक, भाई फॉरेन बैंक भी है, एचएसबीसी, बीसी, सिटी फाइनेंस, सिटी बैंक, ये फॉरेन बैंक है। आरबीएल, आरबीएल, ये सारे फॉरेन बैंक हैं। तो आपस में होमोजीनियस, लैक ऑफ मतलब कि एक जैसी सर्विस नहीं देते, सारे बैंक एक जैसी सर्विस नहीं देते हैं। हर बैंक क्या करता है, अलग अलग तरीके से क्या करता है, सर्विसेज देता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कहता है लॉस, मेन फीचर ऑफ सर्विसेज इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस, so that no need of inventory or stock of service. If services are not consumed immediately, then it is total loss.
एक्सप्लेन एग्जाम्पल, वेकेट सीट इन अ सिनेमा हॉल। आपने सिनेमा हॉल की टिकट ले ली। आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने सिनेमा हॉल की टिकट ले ली 500 रुपए की। आप मूवी देखने नहीं गए, आप पिक्चर देखने नहीं गए। मुझे बताओ क्या होगा, मुझे बताओ अगर आप मूवी देखने नहीं गए, 500 रुपए की आपने टिकट ली थी, मुझे बताओ क्या होगा। चैट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट क्या होगा। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा। सर लॉस हो जाएगा, हमारी मूवी टिकट वेस्ट हो जाएगी। हमारी मूवी टिकट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। आपने आपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया 1 महीने का, आपने उसे यूज नहीं किया। हाँ जी, 1 महीने का इंटरनेट का रिचार्ज करवाया दीपांशु, उसका आपने यूज नहीं किया, क्या होगा। चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा। सर लॉस हो जाएगा, इंटरनेट का जो डेटा है बेटा वो वेस्ट हो गया आपका, आप यूज नहीं कर पाए उसको। तो सर्विसेज के अंदर क्या होता है, आप इन्वेंट्री लॉस है, मतलब कि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इनसेपरेबल, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर फ्रॉम द doctor and his services are inseparable. Similarly, it applies to lawyer and chartered accountant. क्या आप ऐसा बोल सकते हो, आप गोयल के पास गए, ठीक है जी, आप मान लो किसी को भी फीवर हो गया, वो गोयल के पास गया और आप गोयल ने बोला कि भैया तुम मेरे से मत लो सर्विस, दूसरे डॉक्टर से अपना चेकअप करा लो। ऐसा कहाँ होता है भाई, ऐसा नहीं होता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सर्विसेज कभी एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कहूं भाई आप क्या करो दूसरे टीचर से पढ़ लो, आप क्या करो दूसरे टीचर से पढ़ लो, पैसे मैं ही लूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। To experience a service, participation of customer are essential. Example, telephone companies provide telephonic services, but to use these services, customer make और रिसीव द कॉल। तो यहाँ पे कंज्यूमर पार्टिसिपेट और इन्वॉल्वमेंट, तो सर्विस के अंदर जैसे मैं आपको यहाँ पे कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या मुझे बताओ स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना, इन्वॉल्व होना मैंडेटरी, मतलब कि पार्टिसिपेशन होना जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चैट बॉक्स में मैं बताता रहूं कौन सा स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो यस बोल रहा है, नो बोल रहा है। जैसे आपने मुथूट फाइनेंस बोला खुशी, क्या इस तरीके से हमारा आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बस क्लास स्टार्ट हो गई स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उससे कोई मतलब नहीं। क्या स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए या नहीं, यस और नो। चैट बॉक्स, दीपांशु, यस सर, वेरी गुड, यस सर, खुशी, वेरी गुड। अब बेटा आ गया क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो, अभी तक जो पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आएगा, बस रीड कर लेना। अब से आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो बस वो चीजें लिखोगे जो एग्जाम में आएंगी, जिसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये बना, बाकी का आप रीड करोगे। डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर्विसेज आपको पता है इंटेंजिबल होती हैं और गुड्स टेंजिबल होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री आपको पता है सर्विस के अंदर कोई इन्वेंट्री नहीं होती, गुड्स के अंदर इन्वेंट्री होती है। इनसेपरेबल, सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं,
ठीक है, या जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस दे रहा है तो भाई वही देगा, दूसरा नहीं दे सकता। गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, गुड्स को तो अलग कर सकते हैं ना। 3 किलो आलू ले लिए, ठीक है, आपकी नानी को 2 किलो आलू देना है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस थोड़ी ना दे सकते हो। जो इंटरनेट का कनेक्शन आपने लिया है वो आप ही तो लोगे, उसे ट्रांसफर थोड़ी ना कर दोगे। वो इंटरनेट का कनेक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जिस डॉक्टर के पास आप अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो, आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि ये मेरा दोस्त है इसका ट्रीटमेंट कर दो। भाई जब उसको फीवर है ही नहीं तो उसको ठीक कैसे कर दे? फीवर तो तुम्हें है, ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन द क्वालिटी। सर्विस की क्वालिटी मेंटेन, स्टैंडर्डाइज नहीं होती सर्विस, सर्विस कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होती। जैसे पहले मैं बिना माइक के पढ़ा रहा था, अब मैंने माइक ले लिया तो कोई स्टैंडर्डाइज थोड़ी ना है, मतलब कि मैं माइक ले सकता हूँ, ठीक है ना। टू मेंटेन क्वालिटी, मैं क्वालिटी मेंटेन करना चाहता हूँ इसलिए मैंने माइक लिया है, जिससे कि बच्चों को मेरी आवाज क्लियर कट सुनाई दे। गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, क्या गुड्स के अंदर क्वालिटी देखते नहीं देखते? देखते हैं भाई साहब। नेचर, वॉचिंग अ मूवी, इट इज अ एक्टिविटी और प्रोसेस। तो यहाँ पे सर्विस में क्या है, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी। जैसे आप स्विमिंग करने गए, वर्ड्स ऑफ वंडर, वर्ड्स ऑफ वंडर आप घूमने गए तो भाई वहां घूमने जाओगे, ठीक है, आप स्विमिंग करोगे तो आपको मजे आएंगे। तो सर्विस में दो बातें होती हैं, एक हम देख के मजे लेते हैं, एक हम खुद मजे लेते हैं। मतलब जैसे हम मान लो किसी क्लब में चले गए फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन, तो भाई वहां हम लोग खेलेंगे तो हमें क्या होगा, उस सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। जब मूवी थिएटर जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या करना है, बैठना है, सामने मूवी चलेगी, हमें मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर्विस में क्या होता है, एक्टिविटी और प्रोसेस। गुड्स के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा हमेशा, कार टीवी आपको दिखाई देगी। टाइप्स, हाइड्रोजीनियस और ये होमोजीनियस। गुड्स एक जैसे होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सर्विसेज बेटा सबकी अलग अलग होती है, हर डॉक्टर की सर्विस अलग अलग होगी, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। इसलिए तो सर्विस के अंदर आपको आप डिफिकल्ट है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, ठीक है ना, और मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपनी क्वालिटी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसफर, सर्विस की ओनरशिप थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकते हो। आप मुझे ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ आप मेरी फ्रेंड को 1 महीने के लिए उसको दे दो, 2 दिन के लिए उसको दे दो, 2 दिन बाद मैं पढ़ लूंगी। जो मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है सर 10 दिन मैं यूज करूंगी, 10 दिन और कोई यूज करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर गुड्स की तो ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो, आज गाड़ी आपकी है कल किसी और की है। एक बार ये डिफरेंस रिवाइज करो, एक बार डिफरेंस रिवाइज करो फिर मुझे बताओ। पढ़ते हैं आगे, आ गया आपके पास क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज। कान खोल के सुन लो, 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं। पहला बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विस क्या है, जहां पे बैंकिंग सर्विस है, जो कि एक बिजनेस इंटरप्राइज, जैसे लाला जी है सोल प्रोप्राइटर, तो भाई लाला जी ने बैंक में अकाउंट खुलवा के रखा है, लाला जी ने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा के रखा है, लाला जी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बारी में वो सारा माल अपना लेके नहीं जाते, तो उनको क्या है, वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन, ये तो हर बिजनेस को कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। हर बिजनेस क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे के साथ। वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी मोड के अंदर वो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो बिजनेस सर्विसेज समझ में आ गया। बिजनेस सर्विसेज क्या है? यस सर। सोशल सर्विस क्या है, देखो ध्यान से, सोशल सर्विस क्या है? सोशल सर्विस क्या है, एक वॉलेंट्री, वॉलेंट्रीली मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस इंटरप्राइज क्या कर रहे हैं, एनजीओ क्या कर रहे हैं। सलमान खान बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है वो एनजीओ है। आपका युवराज, उसका भी कैंसर के लिए क्या है, एनजीओ बना रखा है उसने। तो ये वॉलेंट्रीली क्या करते हैं, अचीव करवाते हैं सोशल गोल, और अपनी हमारी जो सोसाइटी है उसको एक
उसका उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वो इम्प्रूव करते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव होता है? उनकी हेल्थ का केयर किया जाता है। इसमें युवराज आ जाएगा। ठीक है जी, युवराज कैसे आ जाएगा सर? कैंसर के लिए उसने एनजीओ बना रखी है। इम्प्रूव सैनिटेशन इन स्लम। ठीक है जी, जो झुग्गी बस्तियां, स्लम का मतलब आपको पता ही है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, मकान बनाए जाते हैं पक्के। एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। इसे कहते हैं सोशल सर्विस। नाम से पता लग रहा है सोशल सर्विस। कौन देता है सोशल सर्विस? गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, और एनजीओ। ये लोग सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। पर्सनल सर्विस क्या होगी? पर्सनल, आपका मन कर रहा है भाई मैं दुबई जाऊंगा घूमने के लिए, भाई मैं सिंगापुर जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। ठीक है, मान लो कोविड-19 नहीं चल रहा और आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो भाई टूरिज्म क्या होता है? पर्सनल होता है। और ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर आदमी का अलग तरीका होता है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन? जो सर्विस हमें देगा। अब टूरिज्म की सर्विस इंडिया में एक कंपनी थोड़ी ना देती है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं। तो हर कंपनी अपनी फैसिलिटी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करवाती है। जैसे रेस्टोरेंट, इंडिया में एक रेस्टोरेंट थोड़ी ना है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो हर रेस्टोरेंट अपने अपने तरीके से क्या है, चीजों को बनाते हैं और फूड को सर्व करते हैं। तो पर्सनल सर्विसेज का मतलब जो कि किसी पर्सन के पर्सनल चीजों से रिलेटेड हो। जैसे पर्सनल मतलब कि भैया आपको खाना है रेस्टोरेंट में जाके, जरूरी थोड़ा ना कि हर किसी को उस रेस्टोरेंट में जाके खाना है, तो वो पर्सनल सर्विसेज आ गई। डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस। ठीक है जी, मुझे बताओ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज समझ में आ गई तीनों? चैट बॉक्स में लिखो यस या नो। खुशी यस सर, दीपांशु यस सर, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सर्विस, अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं बिजनेस सर्विस की। तो बिजनेस की जो सर्विसेज हैं उसकी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पे क्या कैटेगरीज कह रहा है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, टेलीकॉम सर्विस, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन। एक एक करके सारी सर्विस को समझेंगे। सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज को समझते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या है, ठीक है ना? बैंकिंग सर्विस समझते हैं सबसे पहले। देखो बैंकिंग सर्विस क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, आपको भी पता है बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या करता है? आपसे मनी, आप मनी बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं और बैंक एडवांस एंड लोन्स प्रोवाइड करवाता है। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है? एडवांस एंड लोन्स क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है बैंकर्स आर नॉट मियरली मनी लेंडर। बैंकर केवल मनी लेंडर ही नहीं होते, इसके अलावा भी और भी काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं। लोगों से क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट ले रहे हैं। बैंक लेट्स व्हाट इज बोरोवर बोरोज फ्रॉम द अदर्स। तो बैंक क्या करता है? जो दूसरों से पैसा बोरो किया वही लैंड कर देता है आगे। मतलब बैंक ने क्या किया, हमसे जो डिपॉजिट ले रखा है भाई, उसी में से जो पैसा आगे क्या कर रखा है? लैंड कर रखा है, मतलब आगे लोन दिया हुआ है। अब बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ मनी। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है? स्टूडेंट ध्यान से सुनना, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी डील करता है। बैंक यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी डील करता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आपसे रुपये लेगा, आपको डॉलर चाहिए, आपको डॉलर दे देगा। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है? बैंक बायर भी है और सेलर भी है, मतलब पैसे खरीदता भी है और बेचता भी है। तो बैंक भी डॉलर खरीदता है, बैंक भी रुपीस खरीदता है, बेचता भी है, खरीदता भी है। बैंक अर्न्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। जब बैंक क्या करता है? लोन देता है। जब बैंक क्या करता है? लोन देता है, तो उसके अंदर क्या करता है बैंक? हाँ जी, प्रॉफिट अर्न करता है।
ठीक है जी। सबसे पहले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कब बनाया गया था? 1949 में, आजादी के बाद। 1947 में आजाद होने के 2 साल के बाद ही बैंकिंग का कानून बना दिया गया था। और क्या लिखा गया था कि बैंक क्या करेगा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब कि लोगों से पैसे लेगा और साथ में लोगों को पैसे क्या करेगा? लैंड करेगा, देगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स हैं। बैंक के अंदर अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है आपको पता है? जो लोग भी सैलरीड पर्सन है या जो लोग भी बिजनेसमैन है, क्या वो लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? क्या एक बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन का मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लालची, क्या लाला जी भी अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ यस या नो। क्या लाला जी अपना सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ यस या नो। खुशी, दीपांशु, यस सर। तो बेटा लाला जी भी अपना क्या है? सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्या आप में से खुशी या दीपांशु, क्या आप में से किसी को पता है ये सेविंग अकाउंट क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो सेविंग अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट? अ पर्सन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग स्मॉल सम ऑफ मनी। जो भी सैलरीड क्लास ऑफ पर्सन को पैसा मिल रहा है, मतलब जो भी उसे सैलरी मिल रही है, बिजनेसमैन जो भी क्या है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसमें से एक स्मॉल अमाउंट, उसमें से कुछ पैसा, मान लो 100 रुपए कमाए, मान लो 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 20 रुपए क्या कर दिए? बैंक में जाके डिपॉजिट कर। मान लो ये थाउजेंड्स के अंदर फिगर है, लैक्स के अंदर फिगर है। 10 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाल दिया। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड। जब पैसा चाहिए भाई आप निकाल सकते हो। एंड कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल। और जब मर्जी चाहे, आपके पास जब सरप्लस मनी है, मतलब कि आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है, तो आप उस पैसे को, मान लो आपके घर में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो भाई आप उस पैसे को क्या करो? सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। क्यों? जब आपको चाहिए होगा आप विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घर पे जो 10 लाख रुपए रखे भाई, अगर चोरी हो गए तो क्या करोगे? डिपॉजिटर इशू अ चेकबुक। डिपॉजिटर को एक चेकबुक इशू की जाती है और पासबुक मिलती है। तो आप कभी देखना, किसी का किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, उसके पास चेकबुक होगी या पासबुक होगी। आज की डेट में जो प्राइवेट बैंक है, आईसीआई, एचडीएफसी, वो पासबुक नहीं देते, वो एक किताब सी होती है, वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं। पासबुक को ही बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। पासबुक को ही क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड, जितना भी पैसा हम क्या है डिपॉजिट करवा के रखते हैं, जितना भी पैसा हम डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिटर विड्रॉ करता है, वो सारा क्या होता है? पासबुक में रिकॉर्ड होता है। तो जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया, जो पैसा आपने निकाला, सारा पासबुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ आपके डिपॉजिट पैसे के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट से कम होता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। अब देखो इसमें की पॉइंट्स क्या है कि सर यहाँ पे स्मॉल सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया जाता है, सर जब मर्जी चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा बिजनेस स्टडीज में याद किया जाता है। लर्निंग प्रोसेस यही है, पढ़ने के बाद आप कीवर्ड्स निकाल लो, क्या क्या कीवर्ड्स है। तो आपको सिखा रहा हूं, आप लोग इसी तरीके से क्या करेंगे? कीवर्ड्स निकाला करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड क्या है सर? स्मॉल सम ऑफ मनी डिपॉजिट करना, जो भी हमारी सैलरी है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। सर कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सरप्लस मनी है उसे यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। सर यहाँ पे चेकबुक मिलेगी, पासबुक मिलेगी। सर जो भी पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, पासबुक के अंदर उसे रिकॉर्ड किया जाता है। और सर सेविंग के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हमेशा क्या होता है? कम होता है। किससे? फिक्स डिपॉजिट से। बताओ समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। दीपांशु, खुशी, समझ में आया या नहीं?
यस सर, वेरी गुड। करंट अकाउंट देखो क्या होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है ना वो बंदा अपना करंट अकाउंट ओपन करवाता है। तो करंट अकाउंट किसका ओपन होता है? बिजनेसमैन का। आप कहोगे सर जो सैलरीड क्लास पर्सन है क्या वो करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको अपने बिजनेस के प्रूफ देने होते हैं कि हाँ आप इस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सैलरीड क्लास का पर्सन होगा उसके पास कोई बिजनेस तो होगा ही नहीं, बिजनेस ऑफ प्लेस तो होगा ही नहीं कि सर मेरा इस चीज का बिजनेस चलता है। जैसे देखो आपके घर के आसपास स्टेशनरी की दुकान खुली हुई है, दूध की दुकान खुली हुई है, तो भाई उसके कागज होंगे ना, रेंट एग्रीमेंट बना हुआ होगा कि देखो हमने दुकान रेंट पे ले रखी है, हम आपने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी होगी। अगर आपकी दुकान कंपनी फॉर्म में है, ठीक है ना, तो आपने उसके अंदर उस कंपनी को रजिस्टर्ड करा रखा होगा। आपको बताया था कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं तो दुकानें कंपनी फॉर्म में भी तो हो सकती हैं। जो इतने बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, मॉल में आप जो दुकानें देखते हो बेटा वो सारी दुकानें क्या होती हैं? रजिस्टर्ड। तो जब हम बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रूफ देने होते हैं। अगर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रूफ देंगे तो जाके हमारा करंट अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में करंट अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं, देखो यहाँ पे बोला गया है जो भी यहाँ पे करंट अकाउंट होल्डर होगा वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है, पैसा निकाल सकता है जब मर्जी चाहे। तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। विड्रॉल आर ऑलवेज बाय चेक, और हमेशा करंट अकाउंट में जो भी विड्रॉल किया जाता है वो चेक के थ्रू किया जाता है। दूसरा, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। अभी ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैंने अकाउंट्स के अंदर आपको बताया था कि आपके अकाउंट में जितना पैसा रखा है उससे ज्यादा की आपको लिमिट सैंक्शन कर देना, अलाउड कर देना। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए रखे हैं, आपको अलाउड कर दिया कि भाई 10,000 रुपीज आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, मतलब कि जितना पैसा आपके अकाउंट में रखा है उससे 10,000 रुपए ज्यादा आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्रेडिट लिमिट क्या होती है? आपको उधार दे दिया, आपको क्या कर दिया? बैंक ने उधार दे दिया। बैंक ने कहा जी हम आपको 50,000 रुपए तक का उधार दे सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है और बैंक भी 50,000 रुपए उधार दे रहा है तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए तक का चेक आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब देखो करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि सेविंग में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। सम सर्विस चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, उल्टा यहाँ पे बैंक क्या है आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाएगा, क्योंकि बैंक आपको क्या है कुछ सर्विसेज दे रहा है जो कि सेविंग के अंदर वो सर्विसेज नहीं मिलती हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, फॉरनाइट, मंथली। आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, ठीक है, फॉरनाइट भी ले सकते हैं। फॉरनाइट का मतलब क्या आता है कि एक रात की भी, आज के पूरे दिन की क्या ट्रांजैक्शन हुई है आप उसकी भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। एक हफ्ते की भी ले सकते हैं, महीने की भी ले सकते हैं, कितने भी टाइम पीरियड की आप अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट क्या क्या होता है सर? सैलरी वाला बंदा और जो बिजनेसमैन है जो भी वो पैसे कमा रहा है उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता है सेविंग अकाउंट में तो वो रख सकता है, सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन ही खुलवाएगा, इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट मिलेगी हमें, हम अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे जो इसके अंदर नहीं लिखे, इसके अंदर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। क्या पहले कभी नाम सुना है डिमांड ड्राफ्ट का? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। डिमांड ड्राफ्ट, दीपांशु ने डिमांड ड्राफ्ट कभी बनवाया हो तो आपको पता होगा बैंक उसके चार्जेस लेता है।
यहाँ पे बेटा जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे करंट अकाउंट के अंदर, उसके आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि कुछ डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कुछ डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। दूसरा बेटा सेविंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे नहीं लिखा, लिमिट भी होती है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में सारा का सारा कैश विड्रॉ कर लोगे अपने अकाउंट से, ऐसा नहीं होता। उसकी क्या होती है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ लिमिट होती है। पर करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, आप मर्जी चाहे कितना भी पैसा बैंक से निकाल सकते हो। दीपांशु कह रहा है मैंने कभी नहीं सुना डिमांड ड्राफ्ट। कोई नहीं बेटा, बैंक में चले जाइयो, बोलियो मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, राजेश सर को 100 रुपये देने, पता लग जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। 100 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, हम दोनों समोसे खा लेंगे। हाँ सर ये ठीक है, तो कल ही चले जाइए पीएनबी बैंक में और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मेरे नाम से बना के लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में 100 रुपये में वापस दे दूंगा। दीपांशु लेफ्ट हो गया है, इंटरनेट इशू आ गया होगा। हाँ सर सही बात है। चलो खुशी, हम आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट देखो, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एक तरीके से ये एफडी की तरह है। जैसे एफडी में आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, एफडी का मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट, आपने 5 साल के लिए क्या किया, 2 लाख रुपए डलवा दिए। तो 5 साल के लिए आपने 2 लाख रुपए डलवा दिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट के अंदर, ठीक है ना। और लंबे टाइम के लिए तो यहाँ पे कह रहा है 6 महीने से लेके 5 साल तक यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट से ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट क्या है उसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, और फिर आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि सेविंग से ज्यादा उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के टाइम पे जितना भी पैसा आपका वहां पे डिपॉजिट हुआ होगा वो, जितना भी पैसा आपका वहां पे डिपॉजिट हुआ होगा वो, और जो आपके इंटरेस्ट का पैसा है वो, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आरडी, प्यार से हम इसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट को प्यार से हम इसे आरडी बोलते हैं, और फिक्स डिपॉजिट को प्यार से एफडी बोलते हैं। तो आरडी क्या है, एक तरीके से एफडी का ही एक रूप है। बस आरडी में क्या है, आप मंथली पैसा डाल सकते हो, ठीक है जी, और इसमें आप कितने भी महीने के बाद आरडी को तोड़वा सकते हो, मतलब जब मर्जी चाहे आरडी अपनी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको पता है एफडी अगर आपने 6 महीने की कराई है तो भाई 6 महीने से पहले आप अपनी एफडी नहीं तोड़ोगे, और अगर आपने 6 महीने से पहले अपनी एफडी तोड़ दी तो उस केस के अंदर क्या होगा, हाँ जी, अगर 6 महीने से पहले आपने अपनी एफडी तोड़ दी तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जोर से आवाज आती है आराम से, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं मिलेगा, आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो एफडी के ऊपर रखा गया था। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। यस सर, बाकी अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मैं ये भी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, एक बार और देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। क्या आ गया, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या है, this account offer multiple options to deposit. This account can be combination of saving and current. In this account, depositor can enjoy liquidity of saving and current and rate of interest of FD. When the amount deposited exceeds a particular limit, automatically amount get transferred to FD. तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मान लो असली में क्या है, ये सेविंग अकाउंट का और फिक्स डिपॉजिट का, या ये सेविंग अकाउंट का या करंट डिपॉजिट का, या सेविंग अकाउंट का या आरडी का, किसी का भी आप मिक्सर बना सकते हैं। मतलब कि आप अपने पास मल्टीपल ऑप्शन लेना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब
कि आप दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स के क्या है उस अकाउंट के अंदर फीचर्स रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है जी। आपको बैंक ने कहा सर जब भी इस अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए से ज्यादा पैसे होंगे, जब भी इस अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए से ज्यादा पैसे होंगे तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा 30,000 रुपए से एक्सीड होगा, मान लो 40,000 हो गया, तो 10,000 रुपए जो पैसा एक्सीड है उसकी हम एफडी कर दिया करेंगे। हमेशा ये आपको अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि सर जब भी मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए से ज्यादा पैसा हो, जितना भी पैसा 30,000 से ज्यादा होगा उसकी आप एफडी कर देना, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही 30,000 की होती है, इससे ज्यादा की मेरी रिक्वायरमेंट होती नहीं। अब मान लो आपके अकाउंट में यहाँ पे 10,000 की एफडी करा दी, ठीक है, फिर आपके अकाउंट में 20,000 और डाल दिया आपने, तो अगर आपने अपने अकाउंट में 20,000 और डाल दिए तो आपके अकाउंट में कितना पैसा हो गया था, 30 और 10 40, 20 आपने और डाल दिए। आपने अपने अकाउंट के अंदर क्या किया, 20,000 डिपॉजिट कर दिया। अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज और डिपॉजिट कर दिया तो 40,000 रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी थे, 20,000 आपने और डाल दिए तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपए हो गए। इसका मतलब कि बैलेंस जो है वो 30,000 से ज्यादा है, ठीक है। अब जिसमें से 10,000 की ऑलरेडी एफडी हो रखी है तो 40,000 हो गए, तो इसका मतलब 20,000 की और एफडी हो जाएगी, 20,000 रुपए की और एफडी कर दी जाएगी। हाँ सर समझ में आ गया। तो कहानी समझ में आ रही है कि आप कोई भी एक लिमिट बता सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, और फिर उस लिमिट के बाद जो दूसरे अकाउंट है उन अकाउंट्स का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। वो आप बोल सकते हैं कौन से अकाउंट का आपको बेनिफिट चाहिए, जिस अकाउंट का आप बेनिफिट लेना चाहें उस अकाउंट का आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है जी। एक बार 5 मिनट दे रहा हूं पढ़ लो, 5 मिनट दे रहा हूं पढ़ लो, ये पांचों पॉइंट पढ़ लो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। चलो आगे देखो, दीपांशु एक बार बेटा आप बता दो, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है खुशी हमारे पास, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, दीपांशु बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। बैंक कौन कौन सी सर्विस देता है, देखो बैंक क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट की सर्विस देता है, मतलब बैंक में जाके आप ड्राफ्ट बनवा सकते हो। अब आप कहोगे सर ड्राफ्ट क्या होता है, मुझे बताओ चेक क्या है, चेक क्या होता है मुझे बताओ। सर चेक का मतलब ये है कि हम एक कागज के टुकड़े पे, जो कि हमें वो चेक कहाँ से मिला हुआ है, किसी बैंक से मिला हुआ है, तो एसबीआई की आपको चेकबुक मिली हुई है, उस एसबीआई की चेकबुक में अगर आप मेरा नाम लिख देते हो कि राजेश सिंह नेगी को ये पैसा हम पे कर रहे हैं, तो वो पैसा मुझे बताओ किसके अकाउंट में जाएगा, सर आपके अकाउंट में जाएगा। और आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, डेबिट होगा जाके या क्रेडिट होगा वो पैसा जाके डेबिट होगा या क्रेडिट, सर वो आपके अकाउंट में जाके पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बेटा ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट जो है वो पैसे देके बनाया जाता है। मान लो आपको कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, या मान लो आपको एलआईसी के पैसे देने हैं, एलआईसी जो कंपनी है आपने उसको इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, आपने उसको इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट से भी जाके दे सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से भी दे सकते हैं आज की डेट में। पर अगर मान लो उन्होंने उन्होंने बोला हुआ है कि भैया हम ड्राफ्ट लेंगे, क्योंकि देखो मुझे एक चीज बताओ, आप जब अपने अकाउंट से कोई पेमेंट करते हो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो गई, मुझे बताओ यस चैट बॉक्स में बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, क्या अभी आपके साथ ऐसा हुआ ऑनलाइन आपने किसी को पेमेंट की और वो पेमेंट क्या हो गई, फेल हो गई। खुशी यस सर वेरी गुड। दीपांशु तो ऐसा होता है क्या, मुझे बताओ कभी आपने ये सुना है चेक बाउंस हो गया, क्या कभी आपने ये सुना है चेक बाउंस हो गया, यस और नो चैट बॉक्स। यस सर वेरी गुड। दीपांशु बेटा आपने नहीं सुना,
क्या दीपांशु, आपने सुना है कई बार चेक बाउंस हो जाता है? बाउंस होने का मतलब कि भाई आपको पैसा नहीं मिला, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। यस सर, दीपांशु ने भी सुना हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है बेटा। अब क्या हो गया, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख के मैं आपकी चैट बॉक्स ऑन रखता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन में हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को एक एक एक्टिविटी आपकी दिखाई देती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट चेक क्या है, कई बार बाउंस हो जाते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता। ठीक है ना। पर बैंक ड्राफ्ट में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्राफ्ट में हमेशा क्या होता है, ड्राफ्ट जो बनता है, बैंक ड्राफ्ट जो स्टूडेंट बनाया जाता है वो पैसे दे के बनाया जाता है। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है? पैसे दे के बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो अगर मान लो मुझे पीएनबी बैंक से क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनवाना है, तो मुझे पहले पीएनबी बैंक को क्या करना होगा? अगर मान लो मुझे 10,000 रुपए देने किसी के, और उसने कहा है कि 10,000 का ड्राफ्ट बनवा दो। क्यों बनवा दो 10,000 का ड्राफ्ट? आपने पहले पेमेंट की, वो पेमेंट फेल हो गई ऑनलाइन, फिर आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। भाई अब उस आदमी को पता लग गया कि आप पैसे देने वाले नहीं हो, दोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। आप ऐसा करो, सीधे एक ड्राफ्ट बनाओ। ड्राफ्ट में क्या होगा, आपको पहले बैंक को डिपॉजिट कराना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो ड्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट? पैसे देके बनाया जाता है। ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है? पैसे देके हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और बैंक अपने कुछ ना कुछ क्या करता है, इस सर्विसेज के चार्जेस ले लेता है। क्या मुझे बताओ, अब बैंक ड्राफ्ट समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। खुशी, दीपांशु। यस सर, वेरी गुड खुशी, दीपांशु, वेरी गुड। तो बैंक ड्राफ्ट जो है वो पैसे देके बनाया जाता है। दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिट इनटू द अकाउंट। देखो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा अकाउंट के अंदर पैसा, एट अनदर बैंक। तो दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट अनदर बैंक। मान लो कि आपका पीएनबी में अकाउंट है, तो पीएनबी का चेक काट के आईसीआईसीआई बैंक में आप क्या कर रहे हो, ड्राफ्ट बनवा रहे हो, तो उसको आपको चेक काट के देना पड़ेगा। चेक काट के देना पड़ेगा। फिर जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा भाई, जब तक ड्राफ्ट बनेगा नहीं। जब तक, सॉरी रुक जाओ, ये एग्जांपल गलत हो गया, रुक जाओ प्लीज, माय मिस्टेक। आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में, रुक जाओ इसको रब कर दूं। आपका अकाउंट कौन से बैंक अकाउंट में है? पीएनबी। तो पीएनबी बैंक में आपका अकाउंट है। आप पीएनबी बैंक के अंदर गए, आपने अपनी चेकबुक से 10,000 रुपए का चेक काटा, और पीएनबी बैंक ने आपको एक ड्राफ्ट बना के दे दिया, जो कि वो ड्राफ्ट का पैसा किसको पे करना है? मान लो आईसीआईसीआई बैंक को पे करना है। तो यहाँ पे जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप जाओगे, और आपके पास दो तरीके हैं ड्राफ्ट बनाने के। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप वहां पे 10,000 रुपए कैश दो, साथ में जो बैंक के चार्जेस हैं वो ड्राफ्ट बनाने के वो दो, और आपका जो ड्राफ्ट है वो आईसीआईसीआई बैंक के नाम से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप पीएनबी बैंक में अकाउंट है, आप पीएनबी बैंक में गए, आपने 10,000 रुपए का चेक दिया, बैंक ने चेक किया कि आपके अकाउंट में इतना फंड अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद बैंक ने क्या कर दिया, एक ड्राफ्ट बना के दे दिया आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है जी। ऑथराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल हुज नेम रिटन ऑन द ड्राफ्ट। तो जिसका भी नाम उस ड्राफ्ट में लिखा रहेगा, जिसका भी नाम उस ड्राफ्ट में लिखा होगा, उसको बैंक ऑथराइज कर रहा है कि इस आदमी को आप पेमेंट कर दो। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। रिमिटेड का मतलब कि एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी के पास चला जाएगा।
बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। देख लो, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनेगा, जितने पैसे का आपको ड्राफ्ट बनाना है उतना पैसा पहले बैंक में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक ऑल्सो चार्ज कमीशन, मतलब कि बैंक क्या है, यहाँ पे चार्जेस भी करता है, उसकी कमीशन होती है इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। अब पे ऑर्डर क्या होता है, देखो बैंक ड्राफ्ट में और पे ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पे ऑर्डर जो होता है वो आपका विद इन टाउन बनेगा, विद इन लोकल लोकल बैंक ड्राफ्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया जो आप क्या बनाओगे, पे ऑर्डर बनाओगे, जो आप पे ऑर्डर बनाओगे, जैसे पे ऑर्डर मैंने बनाया तो पे ऑर्डर क्या होगा, नजफगढ़ के अंदर चलेगा, नजफगढ़ के अंदर ही पे ऑर्डर क्या होगा, चलेगा। अगर पूरी दिल्ली के लिए, पूरी दिल्ली में कहीं पे भी जाके वो ड्राफ्ट कैश हो जाए, पैसा मिल जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। केवल नजफगढ़ में, केवल नजफगढ़ में मैंने किसी को ड्राफ्ट देना है तो मुझे बैंक ड्राफ्ट, उसको डीडी भी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, एक ही चीज है। कई लोगों को बेटा पता नहीं होता और लोग क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट ही बना लेते हैं लोकल के लिए भी। मतलब नजफगढ़ में ही अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है ड्राफ्ट के थ्रू, तो आपको पे ऑर्डर बनाना चाहिए, पे ऑर्डर बनाना चाहिए, क्योंकि पे ऑर्डर के चार्जेस क्या होते हैं, कम होते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक ड्राफ्ट। दोनों चीजें सेम है, बस जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी इन कैश हो जाएगा, मतलब कि आप कहीं पे भी उसकी पेमेंट करवा सकते हो। जो पे ऑर्डर होगा वो लोकल लिमिट के अंदर ही इन कैश होगा, उसके बाहर वो इन कैश नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं सर, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ओवरड्राफ्ट में आ जाओ, बाद में पढ़ लेना, ओवरड्राफ्ट में आ जाओ। ओवरड्राफ्ट पहले ही बता चुका हूँ, सीसी पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन हम लोग अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं और आपको ऑलरेडी वैसे भी पता है कि लोन क्या होता है। अगर हमने किसी से शॉर्ट टर्म लोन लिया तो वो अनसिक्योर्ड होगा, लॉन्ग टर्म लोन ज्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। अगला आ जाओ डिजिटल पेमेंट। तो आज की डेट में आपको पता है डिजिटल पेमेंट बहुत होती है, जो ये आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कर रहे हो, ये सब क्या है, डिजिटल पेमेंट ही तो हो रही है। इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट आप पढ़ सकते हो। डिजिटल पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहती है, 24/7 सर्विस है, रात को 12 बजे भी आपको किसी को पेमेंट करनी है आप कर सकते हो। कन्वीनियंस ज़्यादा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब कि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, हर ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल पे आपको दिखाई देती है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जब मर्जी चाहे मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकता हूँ, जब मर्जी चाहे मैं देख सकता हूँ कि ये चेक क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है जी। और लेस क्या, रिस्क फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे अवॉइडेंस है, ट्रैवलिंग आपको करनी नहीं है, कैश आपको कहीं पे भी लेके जाना नहीं है, तो आपके पास सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है। बेनिफिट ऑफ बैंक्स के बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता है रिड्यूस द लोन ऑन ब्रांचेस, डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। आपको पता है डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, एनईएफटी आरटीजीएस में आपको बताता हूँ। एटीएम आपको पता ही है, एटीएम जो मशीन होती है आप उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये उसकी फुल फॉर्म है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। डेबिट कार्ड क्या होता है मुझे बताओ, पहले चैट बॉक्स में बताओ, आपको डेबिट कार्ड की नॉलेज है या नहीं है, आपको डेबिट कार्ड पता है या नहीं है, क्या होता है। हाँ जी, क्या आपको डेबिट कार्ड पता है क्या होता है, चैट बॉक्स में बताओ। खुशी, आपको पता है डेबिट कार्ड क्या होता है। नो सर, कभी एटीएम कार्ड नहीं देखा। खुशी, एटीएम कार्ड देखा है,
यस सर, देखा है बेटा। जो आपके पास आपके घर में एटीएम कार्ड है वही आपका क्या है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का क्या मतलब है, जो हमने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, जो हमने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, जो हमारा पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है, तो बार बार हमें क्या है, अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं, तो बार बार हम बैंक थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए बैंक ने एक फैसिलिटी दे दी, आपको एक कार्ड इशू कर दिया, आपको एक कार्ड इशू कर दिया जिसका नाम रख दिया डेबिट कार्ड। मतलब कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू। तो जब मर्जी चाहे आप डेबिट कार्ड से आपका जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है आप उसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड इसलिए बोला है क्योंकि आप पैसा विड्रॉ करोगे तो आपके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट किया जाएगा, इसीलिए इसे डेबिट कार्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड में हम कौन सा पैसा विड्रॉ करते हैं बैंक से, जो बैंक के अंदर हमने पैसा डिपॉजिट किया होता है, जो बैंक के अंदर हमने पैसा डिपॉजिट किया होता है वो हम डेबिट कार्ड से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है बेटा, क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, आपका जो पैसा है वो नहीं निकाल रहे आप, बैंक आपको क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, बैंक आपको लोन दे रहा है। बैंक आपको, क्रेडिट का मतलब ही लोन होता है, क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, लोन। तो बैंक आपको क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, आपको कह रहा है कि भैया आप अपने, आपको हम लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं 50,000 की। अब बैंक ने आपको 50,000 रुपए दे दिए तो बैंक आज की डेट में क्या करता है, आपको एक कार्ड बना के दे देगा जिसको बोलेंगे क्रेडिट कार्ड। तो आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल सकते हो, उसका एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो पैसा डिपॉजिट करवा दोगे, 90 डेज का टाइम पीरियड होता है इन जनरल। अगर 90 डेज में वो पैसा डिपॉजिट करवा देते हो अकाउंट में तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता, बैंक आपसे कोई ब्याज नहीं लेता। तो इसका मतलब 90 डेज के लिए तो भाई हमें फ्री में मिल गया वो पैसा यूज करने के लिए, 90 डेज के लिए हमें वो पैसा क्या है, फ्री में मिल गया यूज करने के लिए। और ये जो लिमिट होती है मैंने 50,000 बोली है, ये डिपेंड करेगी क्रेडिट वर्थनेस में, कि एक एक जो इंडिविजुअल है उसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, मतलब कि कितना पैसा एक बैंक उसे उधार दे सकता है, एक बैंक उसे कितना पैसा उधार दे सकता है। मुझे बताओ डेबिट और क्रेडिट कार्ड समझ में आया या नहीं, यस और नो, चैट बॉक्स। हाँ जी, यस सर, खुशी कह रही है यस सर, दीपांशु बेटा यस सर, वेरी गुड। एनईएफटी क्या होता है, एक बार पढ़ो एनईएफटी क्या होता है, एक बार एनईएफटी पढ़ो, आरटीजीएस पढ़ो, मुझे समझाओ, पढ़ लो एक बार। चलो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। एनईएफटी क्या है भाई, एनईएफटी में क्या होगा, मेरा अकाउंट है, आपके राजेश सर का अकाउंट है, और डायरेक्टली दीपांशु क्या कर सकता है, डायरेक्टली दीपांशु क्या कर सकता है, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकता है। दीपांशु ने मेरे को मान लो 5 लाख रुपए देने, तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे अगर वो एनईएफटी कर देता है। तो एनईएफटी में क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, उसे एनईएफटी कहते हैं। इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। पर आरटीजीएस, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होती है, इसमें अमाउंट की लिमिट होती है 2 लाख रुपए मिनिमम, यहाँ पे देखो लिखा है मिनिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आरटीजीएस कराना है तो कम से कम 2 लाख रुपए का होगा। आरटीजीएस आर द फंड ट्रांसफर सिस्टम where transfer of money or securities take place from one bank to another bank on a real time or gross basis. Settlement in real time means payment transaction not subject to waiting period. The transactions are settled as soon as they process. Gross settlement means transaction is settled on one-to-one basis without bridging and netting them with any other transaction. Once process payment are final and irrevocable. मतलब कि अगर आरटीजीएस अगर आपने कर दिया, एक बार आरटीजीएस हो गया, पैसा एक बार आरटीजीएस में ट्रांसफर हो गया, कुछ इसके, एक मिनट, इसके कुछ फीचर्स बता रखे हैं, एक बार ये पांचों फीचर्स पढ़ लें। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी,
the RBI make adjustment in the electronic accounts of both the banks. RTGS system is suited for higher value of transaction, minimum 2 लाख रुपए. Physical payment is taken as final, irrevocable. Fees of RTGS vary from banks. RBI fixed अपर लिमिट फीस, आरबीआई ने अपर लिमिट फिक्स की कर रखी है कि इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे. आरटी यूज कहाँ पे आरटीजीएस का? द बैंक मस्ट यूज कोर बैंकिंग. कोर बैंक्स आर असाइन 11 डिजिट कोड. तो यहाँ पे देखो क्या कहानी है, आरटीजीएस में और आपके एनईएफटी में क्या डिफरेंस है. आरटीजीएस का मतलब है भाई आपका यूपीएस. अभी देखो लाइट जाती है, आपके घर में इन्वर्टर भी है, आपके घर में मान लो यूपीएस भी है. भाई यूपीएस की फुल फॉर्म ही क्या है? यूपीएस, अनइनकरप्टेड पावर सप्लाई. अगर पावर सप्लाई चली भी गई तो यूपीएस में कोई वो नहीं होती पावर फ्लक्चुएशन. यूपीएस के अंदर कोई पावर फ्लक्चुएशन नहीं होती, आपकी लाइट कंटिन्यू रहती है. इन्वर्टर में क्या होता है, विद इन द सेकेंड के लिए असली में लाइट जाती है, आपको पता नहीं लगता. जैसे आप बल्ब ऑन करते हो, बल्ब ऑन हो जाता है, तो भाई वो एक टाइम होता है उसमें. ऐसा नहीं है कि बल्ब पहले से ऑन था. आरटीजीएस का मतलब है बल्ब पहले से ऑन है, और एनईएफटी का मतलब है आप स्विच प्रेस कर रहे हो, बल्ब ऑन हो रहा है, ट्यूबलाइट ऑन हो रही है. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? दोनों में एक ही बारी में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पर भाई टाइम लगता है. पर आरटीजीएस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना. बाकी एटीएम क्या है वो आपको पता ही है. आगे देखो, आगे एग्जाम में क्या आ सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंश्योरेंस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंश्योरेंस. इसको पढ़ेंगे जी, इसको समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है, और फिर आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी. थोड़ा सा अकाउंट्स का आपसे पूछ लूंगा, अकाउंट्स में आपने क्या किया है. कल की क्लास में ऐसा करेंगे, कल की क्लास के अंदर पहले बिजनेस का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. कल की क्लास में पहले बिजनेस का ये चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. उसके बाद टाइम मिलेगा तो कल इकोनॉमिक्स भी करेंगे. इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवाया था, वो कंप्लीट करेंगे आगे चैप्टर. तो इंश्योरेंस सर्विसेज में आ जाओ. इंश्योरेंस सर्विसेज क्या बात कर रहा है, आपको पता है लाइफ का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है. ठीक है जी, आप देखोगे यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विस के अंदर क्या होता है बेटा, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, और हम जो कार परचेज करते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है. हम जो गाड़ी खरीदते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है. उसको बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस. उसको बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस. क्या समझ में आया? हाँ जी, क्या समझ में आया? अगर किसी इंसान का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस होगा. अगर किसी इंसान का आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो कौन सा इंश्योरेंस होगा? आपका लाइफ इंश्योरेंस बोला जाएगा. उसको क्या बोला जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस बोला जाएगा. दूसरा, हम लोग कार का भी इंश्योरेंस करते हैं. ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है? जर्नल इंश्योरेंस बोला जाता है. तो आगे चल के ये चीजें हम समझेंगे. आपके सर ने इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया हुआ है, तो आपके सर आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों के बारे में बताएंगे. ठीक है जी, ध्यान से देखो क्या कहानी है. तो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है इंश्योरर. इंश्योरर का मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको बोलते हैं इंश्योरर. जैसे मैं और आप, तो मैं क्या हूँ? टीचर, और आप क्या हो? स्टूडेंट. उसी तरीके से जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसको बोला जाता है इंश्योरर. जिस आदमी का इंश्योरेंस करवाया जाता है वो बंदा होता है इंश्योर्ड. जिस आदमी का इंडिविजुअल या फर्म का इंश्योरेंस होता है उसको बोला जाता है इंश्योर्ड. और इंश्योरेंस के केस में स्टूडेंट हमें प्रीमियम पे करना होता है. जैसे बैंक में हम जो पैसा डालते हैं उसको डिपॉजिट बोलते हैं,
बैंक में जो पैसा हम डालते हैं उसे डिपॉजिट बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा हम देते हैं उसे प्रीमियम बोलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा हम देते हैं उसे प्रीमियम बोलते हैं। हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा होता है उस इवेंट के हैपन होने पे हमें पैसा मिलता है। जैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है जब आग लगेगी, जब आग लगेगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, या जब ये आदमी मरेगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है जी, श्री देवी कितना करोड़ों पैसा उसके हस्बैंड को मिला। प्रीमियम, प्रीमियम मैंने आपको बता दिया, जो पैसा हम पे कर रहे हैं वो पैसा आप क्वार्टरली पे कर सकते हो। क्वार्टरली पता है ना भाई, 3 महीने का क्वार्टर होता है। हाफ ईयरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो, मंथली का भी वैसे ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इंश्योरेंस के अंदर यूज होंगी वो हमने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है। जब हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका सिद्धांत क्या है, जब हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका सिद्धांत क्या होता है। देखो इंश्योरेंस कराने का क्या सिद्धांत है आपको पता है। आप दो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एक हम, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले एक बार मुझे बता दो, आप लोग सामने आ गए हो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। खुशी बेटा आपको, ठीक है चल, खुशी को भी सुनाई दे रही है, बहुत बढ़िया। पर खुशी ने अभी तक चैट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। तो बेटा जैसे आपके घर के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कि सुबह आपको 4 बजे उठना चाहिए या 5 बजे या 6 बजे आपको उठना चाहिए, नहा धो के पूजा करनी चाहिए, साफ सफाई करके आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है जी, बिना नहाए हुए खाना नहीं मिलेगा। तो क्या आपके घर में भी इस तरीके के कुछ सिद्धांत हैं, कोई पॉलिसीज हैं? यस और नो चैट बॉक्स में बताओ। क्या आपके घर के अंदर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, या भाई कबूतर खाना है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने टोकने वाला कुछ नहीं है? चैट बॉक्स में बताओ। क्या आप, यस, खुशी कह रही है यस सर हमारे घर में प्रिंसिपल्स हैं, वेरी गुड। दीपांशु आप बताओ बेटा, क्या दीपांशु के घर में एक प्रिंसिपल्स हैं, या आपने कबूतर खाना बना दिया घर को? ठीक है जी, चिड़िया घर। दीपांशु बताओ बेटा, दीपांशु कहाँ चला गया, चैट बॉक्स में बताओ। चलो कोई नहीं, बाद में बता देगा। तो यहाँ पे खुशी क्या है कि हर घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर घर पे कोई प्रिंसिपल ना हो तो वो कबूतर खाना बन जाएगा। सबसे उसी तरीके से एक इंश्योरेंस जो कंपनी है, उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके भी क्या है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, किसी का इंश्योरेंस कर रही है, देखो किसी की लाइफ का इंश्योरेंस कर रही हो। अब आपको पता है कि भैया ये आदमी मरने वाला है, आपको पता है ये आदमी मरने वाला है, इसकी लाइफ का क्या करवा दो, इंश्योरेंस करवा दो, इसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवा दो, पैसा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके से, अगर आप गलत तरीके से क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो, और आपको पता है कि इस आदमी को हार्ट की डिसीज है या इस आदमी को अटैक आ सकता है, तो ये चीज़ गलत है। देखो एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और हमने हिडन किया फैक्ट कि ये हार्ट पेशेंट है, बाद में पता लगा उस आदमी की मृत्यु हो गई, आदमी मर गया। और किस वजह से मरा है, क्योंकि हार्ट अटैक से मरा है, उसे अटैक आया। ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफ्यूज कर देगी, पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया था कि उसे हार्ट की डिसीज है। तो हमेशा गुड फेथ पे। अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ना कुछ चीज़ें गुड फेथ पे आपको करनी चाहिए। जब आपकी क्लास हो,
तो क्लास से 10 मिनट पहले आपको रेडी होना है। उसके बाद जब आप क्लास लें तो टेबल और चेयर में बैठ के आप क्लास लें, कॉपी पेन आप निकाल लें। तो ये कुछ ना चीजें कुछ ना कुछ गुड फेथ के अंदर होंगी। देखो अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इसका मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपना क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो सामने वाले को तो पैसा मिल ही रहा है, सामने वाले को तो पैसा मिल ही रहा है, पर आप लोग अपना टाइम क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा जब भी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या कोई भी हम ऐसी सर्विस ले रहे हैं जिसके अंदर सामने वाला हमें देख नहीं पा रहा, तो भाई उस जैसे नेटफ्लिक्स, हमने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा लिया भाई, हमने देखा ही नहीं, तो भाई फिर कराया क्यों था जब देखना ही नहीं था? तो कराया है तो देखो, सीधी सी बात है। अब देखने का मतलब ये थोड़ी ना है मैं आपको ये कह रहा हूँ 24 घंटे देख लो भाई। आप आपकी लाइफ है, आपको भी 2 से 3 घंटे अपना एंटरटेनमेंट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? 2 से 3 घंटे तो सर बहुत कम है, हम तो 6 घंटे का एंटरटेनमेंट करते हैं। वो आपके ऊपर है बेटा। हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है, गुड फेथ मैंने आपको बता दिया, गुड फेथ में यही बात थी। आप एग्जाम्पल पढ़ लेना और ये पैरा पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। अ पर्सन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस। स्पाउस समझते हो ना? हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए क्या किया? इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। और हिज और हर चिल्ड्रन, या अपनी लड़की के लिए या लड़के के लिए। बट ही और शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर स्ट्रेंजर। क्या आप किसी स्ट्रेंजर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है, जैसे कि आपके फादर मुझे बताओ, क्या अपनी डॉटर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? क्या अपने सन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? क्या अपनी वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, ले सकते हैं या नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स बताओ भाई। खुशी बताओ, दीपांशु बताओ, क्या आपके फादर आप लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? तो यहाँ पे दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला? जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब कि जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा है वो अपने रिलेटिव की, अपने जो रिलेशन में उसके हैं लोग, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। जो स्ट्रेंजर है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। ठीक है जी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है, देखो क्या एग्जाम्पल दिया है। इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, देन लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट being the owner of that factory because he has a financial interest in the factory premises. In the case of life insurance policy, interest must be present at the time of taking policy. In case of fire insurance, insurable interest must be present at the time of taking the policy as well as at the time of losses subject to matter. In all other cases, insurance company including marine insurance, अभी आपको बताऊंगा ये marine insurance क्या होता है। ठीक है जी। The insurable interest must be present at the time of loss of subject matter. मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कार्गो होती है, कार्गो समझते हो ना? शिप जिसमें सामान लदा हुआ होता है, ऑस्ट्रेलिया से शिप आ रही है सामान लेके, तो जो वो कार्गो आ रहा है, जो जो वो शिप है, हमने उसका क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस। तो आप शिप का भी क्या है? इंश्योरेंस करा सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, तो आपने क्या कर रखा है, लोन लिया हुआ है अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस को एज अ सिक्योरिटी आपने रखवा दिया बैंक के पास और लोन ले लिया। द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस, क्या जो लेंडर है क्या वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे ले सकता है फैक्ट्री की विदाउट बीइंग अ ओनर, जबकि वो फैक्ट्री का ओनर नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कि आपने आपने अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस को एक आदमी को गिरवी रखवाया और उससे लोन ले लिया, उस आदमी ने क्या किया, उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लिया, जबकि वो उसका मालिक नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसका बस फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। वो क्या है कि भैया ये सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी के ऊपर उसने लोन दिया हुआ है। कहता है इस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पॉलिसी life insurance policy, the interest must be present at the time of taking the policy। इनके जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें जो इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। और जो फायर इंश्योरेंस है, तो इसने कौन सा इंश्योरेंस कराया है, फायर, तो फायर इंश्योरेंस में क्या कह रहा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लोन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। तो दोनों टाइम पे क्या है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज अलाउड होगी या नहीं, ये चीज यहाँ पे अलाउड होगी या नहीं, परमिटेड होगी या नहीं। तो देखो यहाँ से पढ़ के पता लगेगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल insured must have an insurable interest subject to the matter of insurance policy, without interest taking a insurance policy it is a gamble। अगर आपने आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने ऐसे ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो फिर तो भाई वो जुआ है, फ्रॉड है, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इन केस लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन रिलेशन टू द इंश्योर्ड पर्सन, तो ये जो फादर है, डॉटर है, सन है, वाइफ है, तो इनके साथ उनका रिलेशन है। देखो फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, फायर में यहाँ पे बताया इंश्योरेबल मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज और टू प्रूव द इंटरेस्ट ही मस्ट बी द ओनर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, कुछ कंडीशन से वो उसका क्या है, ओनर बन सकता है। तो आंसर इज यस। आपने अगर मान लो मुझे अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवाई और मैंने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, आपने मुझे अपना घर गिरवी रखवा दिया, मैंने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, ठीक है जी। आपने जो मुझे अपना घर दिया है वो एज अ सिक्योरिटी दिया है। अगर भाई कल आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगे तो मुझे बताओ क्या मैं आपकी बिल्डिंग बेच सकता हूँ या मैं आपकी बिल्डिंग अपने नाम करवा सकता हूँ, आंसर इज यस। तो अगर मैं इसका इंश्योरेंस करवा लूँ फायर इंश्योरेंस की, कल इस बिल्डिंग में आग लग गई तो भैया तो मुझे क्या है, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लेता हूँ, ठीक है जी। इंश्योरेंस कराने से क्या होगा, अगर कल बिल्डिंग में आग भी लग गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने भी 50 लाख का ही इंश्योरेंस कराया था, 50 लाख की बिल्डिंग थी तो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। जैसे हम लोग कार का इंश्योरेंस कराते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है कि भैया कल कार में आग लग गई कोई दिक्कत नहीं, आपको उसका पैसा मिल जाएगा जो भी कंपनसेशन बनेगा। मुझे बताओ फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो। खुशी, दीपांशु, यस सर, वेरी गुड खुशी। आगे देखो दीपांशु, आगे देखो बेटा, बस 10-15 मिनट और, ठीक है जी, 10-15 मिनट और। इंडेमनिटी क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री 2 लाख अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस। तो एक आदमी ने क्या किया कि भैया मेरी फैक्ट्री में आग लग सकती है, उसके लिए उसने 2 लाख का इंश्योरेंस करा लिया। ड्यू टू फायर सफर्ड अ लॉस, कितने का लॉस सफर हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस सफर हुआ। देन द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट 1 लाख ओनली एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट। मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा पे करेगी जितने का उसे क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, जबकि पॉलिसी कितने की थी, 2 लाख की। बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू कंपनसेट द लॉस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, टू कंपनसेट द लॉस, प्रॉफिट देना नहीं होता।
the principle of indemnity is not applicable on the life insurance policy because because one cannot estimate the loss due to death of a person। तो देखो indemnity का मतलब क्या होता है, जो indemnity है उस वर्ड का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, पैसा कमाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो इंडेमनिटी वर्ड का एक सिंपल मीनिंग बताता हूं आपको क्या होता है। दीपांशु ने क्या किया, दीपांशु ने खुशी से पैसे ले लिए। मान लो खुशी, दीपांशु ने आपसे 50,000 रुपए ले लिए। अब जब खुशी से दीपांशु ने 50,000 रुपए लिए तो खुशी ने कहा दीपांशु को, भाई क्या गारंटी है, क्या गारंटी है तू मेरे 50,000 रुपए दे देगा, क्या गारंटी है तू मेरे 50,000 रुपए दे देगा। तो मैं आ गया, मैंने कहा खुशी अगर दीपांशु ने आपके पैसे नहीं दिए, अगर दीपांशु ने आपके पैसे नहीं दिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। मैं प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान, मतलब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात ये आ गई कि अगर मैं गारंटी दे देता हूं कि अगर दीपांशु पैसे नहीं देगा तो मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने दीपांशु को 50,000 रुपए दे दिए, कल मान लो दीपांशु पैसे ना दे तो क्या आप मुझसे पैसे मांगोगे? यस सर। बताओ कितने पैसे मुझसे मांगोगे, बताओ कितने पैसे की मुझसे डिमांड करोगे, चैट बॉक्स में बताओ। खुशी, दीपांशु बताओ। दीपांशु कह रहा है सर मैं खुद बताऊं, हाँ बेटा बताओ। दीपांशु बताओ बेटा। 50,000। खुशी कह रही है 50,000। दीपांशु, दीपांशु क्या टाइप नहीं कर पा रहा क्या चैट बॉक्स में? भाई टाइप कर लेना, टाइप करके मुझे बता। दीपांशु बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। खुशी ने आंसर लिख दिया 50,000। वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। तो 50,000 बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे बताओ अगर दीपांशु आपको 30,000 रुपीज की, खुशी अगर दीपांशु 30,000 रुपए आपको दे देता है और मैंने 50,000 रुपए की गारंटी दी थी तो आप मुझसे कितना पैसा रिकवर करेंगे? अगर दीपांशु 30,000 पे कर देगा तो आप मुझसे कितना पैसा रिकवर करेंगे, जबकि मैंने गारंटी 50,000 की दी है? चैट बॉक्स में बताओ। सर 20,000। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे खुशी को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ खुशी, ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले केस के अंदर आपने मुझसे 50,000 रुपए रिकवर किए, ठीक है, आपको तो अपना पैसा मिल गया, आप तो खुश हो गए कि भाई दीपांशु गया भाड़ में, मेरे पैसे मुझे मिल गए, ठीक है जी, मुझे मतलब गए दुनिया जाए भाड़ में अपना काम बनता, जो भी है इस तरीके से डायलॉग है भाई, अपना काम बनता दुनिया जाए भाड़ में। तो कहानी क्या हो गई कि भैया आपको अपना पैसा मिल गया, आपने कहा भाई मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर यहाँ पे सर का नुकसान हो गया। सर ने 50,000 रुपए जो दिए हैं, सर ने जो 50,000 रुपए दिए हैं वो तो खुशी को दिए। क्या अब मैं दीपांशु से 50,000 रुपए रिकवर कर सकता हूं या नहीं? चैट बॉक्स में खुशी बताओ, क्या मैं दीपांशु से 50,000 रुपए रिकवर कर सकता हूं या नहीं? यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। तो दीपांशु यहाँ पे बेटा मैं आपसे 50,000 रुपए रिकवर कर सकता हूं क्योंकि हमारे बीच में क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे बीच में क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर खुशी ने मुझसे 20,000 रुपए लिए तो मैं आपसे 20,000 रुपए रिकवर करूंगा, अगर वो 50,000 लेगी तो 50,000 रुपए रिकवर करूंगा। यहाँ पे कह रहा है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कह रहा है इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ओ सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्या है, इंडेमनिटी है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्या है, इंडेमनिटी है। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जितना लॉस होगा, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जितना लॉस होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा।
मुझे बताओ जब आग लगी तो लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए दे दिया? आंसर इज यस। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए दे दिया? आंसर इज यस। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भैया जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाओगे, एग्जांपल देखो, अ पर्सन गेट हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, कि भैया आग लगेगी तो मुझे अपना घर क्या कराना है? इंश्योरेंस कराना है। कितने का इंश्योरेंस करा रहा है? 1 लाख का। कितने का इंश्योरेंस करा रहा है? 1 लाख का, विद द इंश्योरर ए। इंश्योरर का मतलब जो कंपनी है, एंड फॉर 50,000 रुपीज बी। ए से इंश्योरेंस करा लिया, कंपनी नहीं है, मान लो कोई भी है, ए है, ए से इंश्योरेंस कराया 1 लाख का, बी से कराया 50,000 का। ए को लॉस हो गया 75,000 रुपीज का। कितने का लॉस हो गया? 75,000 रुपीज का हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है ए कितने पैसे देगा? 50,000, और बी कितने देगा? 25,000। देखो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बना लिया इन्होंने डिटरमाइन करने का कंपनसेशन। कह रहा है सम इंश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इंश्योरर। तो यहाँ पे कितना सम इंश्योर्ड करवाया था? 1 लाख। ठीक है जी। टोटल सम एश्योर्ड कितना था? वो भी 1 लाख था। टोटल नहीं, टोटल तो यहाँ पे 1.5 लाख हुआ ना। देखो 1 लाख का ए से कराया है, ए से 1 लाख का कराया है, और बी से कराया है 50,000 का। तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल जो इंश्योरेंस पॉलिसी हुई वो कितने की होगी? टोटल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तो 1.5 लाख की होगी दोनों से मिला के, और ए से कितने की? 1 लाख की। मल्टीप्लाई में लॉस, लॉस कितने का हुआ है भाई? 75,000 का। तो देखो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखो, ये देखो आपका आंसर आ गया 50,000। तो ए कितना कंपनसेट करेगा? 50,000। बी कैसे करेगा? बी से कितने का इंश्योरेंस कराया? 50,000 का। टोटल कितने? ये सम एश्योर्ड का मतलब होता है जो टोटल है। ए और बी का इंश्योरेंस अमाउंट प्लस कर दो, और ये आपका लॉस हो गया, तो ये देगा 25। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेते हम लोग, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपने ए से 1 लाख का करा रखा है, जो आपने ए से 1 लाख का करा रखा है, और जो आपने बी से कितने का करा रखा है? 50,000 का करा रखा है। इसे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। एक बार पढ़ के देख लो, एक बार पढ़ के देख लो प्लीज। आगे देखो जी। आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज आ रही है, यस और नो। आवाज आ रही है आपको? यस सर, वेरी गुड, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। ये क्या कहानी है? सबरोगेशन क्या होता है? सबरोगेशन क्या होता है? देखो क्या एग्जांपल है इसका। कहता है इफ अ पर्सन टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज फैक्ट्री, ड्यू टू फायर सफर अ लॉस 1 lakh and get a compensation of same. Later on, half burned goods were sold 10,000 rupees. Then these 10,000 to be kept by insurance company and not by insured, because insured has already got the full compensation of loss. मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। देखो क्या कहानी, खुशी यहाँ पे कहानी क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग कंपनसेशन, आफ्टर पेइंग कंपनसेशन, इंश्योरर
जो इंश्योरर है वो कौन है? कंपनी, ठीक है ना। एंटर्ड इनटू द शूज ऑफ, किसके शूज में आ जाएगी? इंश्योर्ड के शूज में आ जाएगी। मतलब जैसे कि मान लो आप हो, आपका नाम क्या है? अभय, ठीक है ना। तो जो अभय है या जो खुशी है, जो ये कंपनी है इंश्योरेंस, वो आपके शूज के अंदर एंटर कर जाएगी। देखो कई बार होता है ना, आपकी सिस्टर आपके शूज लेके चली गई, आपके जूते पहन के, आपके सैंडल पहन के चली गई, तो आप क्या करते हो? आप उसके लेके चले जाते हो। जब भाई इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या कर दिया? कंपनसेशन दे दिया। जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया है, तो उस केस के अंदर अगर उन गुड्स को बेच के फिर कुछ पैसा मिलेगा, तो वो पैसा किसको दिया जाएगा? हाँ जी, वो पैसा किसके पास जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने पास रखेगी। इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने पास रखेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, लेटर ऑन हाफ बर्न गुड्स वर सोल्ड ₹10,000, then 10,000 will be kept by insurance company and not by insured. insured person नहीं रखेगा, because insured person already क्या है? फुल कंपनसेशन ले चुका है। समझ में आया या नहीं बताओ? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो। यस सर। अगला देखो क्या है, कौसा कौसा प्रोसीमा। कौसा प्रोसीमा प्रिंसिपल क्या होता है? इसके अंदर एक एग्जांपल दिया, सीधी सिंपल सी बात है, आपने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया, आपने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया, आपने इंश्योरेंस कराया, मान लो अपनी कार का ही करा लिया, आग लगने का आपकी कार का इंश्योरेंस है, पर अगर मान लो आप उसमें पेट्रोल डाल देते हो, सैनिटाइजर डाल देते हो और माचिस की तिल्ली जला देते हो और आग लग जाती है, तो क्या आपको पैसा मिलेगा? आंसर इज नो। तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। या मान लो किसी और रीजन की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे कौसा कौसा प्रो सीमा का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉज और रीजन ऑफ लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि जो भी हमें लॉस हुआ है, जैसे हमें आग लगने से लॉस हुआ है, तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी पेशेंट का, मान लो हमने क्या है, बीमारियों का हमने क्या किया है? इंश्योरेंस करवाया है। तो भाई जो बीमारियां आपकी कवर है उन्हीं का आपको इंश्योरेंस मिलेगा ना। अगर जो बीमारी आपकी कवर ही नहीं है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कर देगी? डिनाई कर देगी। तो जो ज्यादातर मेडिकल पॉलिसीज ली जाती हैं, जो ज्यादातर क्या है, मेडिकल पॉलिसीज ली जाती हैं, तो उसके अंदर वही मेडिकल पॉलिसीज कवर होती हैं जो उन्होंने बताई हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने बता रखी है। उसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी हो गई तो वो पॉलिसी इसके अंदर कवर नहीं होगी। और लास्ट क्या है? मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या है ये? इसके अंदर एग्जांपल देखो, इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज हाउस, when fire breaks out, he should takes all the measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire. He will get the compensation from the insurance company. मिटिगेशन लॉस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब जो वो बंदा है जिसने वो इंश्योरेंस करवाया, टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे would take care without taking the insurance policy। मतलब मिटिगेशन ऑफ, मतलब कि हम ये मान के चलते हैं, आपके पापा ने कोचिंग लगाई है तो वो ये मान के चल रही है कि खुशी कोचिंग क्लासेस प्रॉपरली ले रही है, ठीक है ना। खुशी मान लो बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो फादर क्या मान के चलेंगे? बच्चा स्कूल जाता होगा, पता लग रहा है बच्चा बंक में, पता लग रहा है बच्चा क्या है? बंक में जाता है। पीटीएम में पता लगा कि भैया बच्चा तो बंक में रहता है, इसकी तो एब्सेंट है बहुत सारी। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि भैया अगर आपने अपने घर का इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो आप किस तरीके से अपने घर की केयर टेक करते? अगर आग लगती तो भैया पानी उनी डालते, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते। तो वो सारे स्टेप्स आपको लेने चाहिए, वो सारे स्टेप्स आपको लेने चाहिए। जैसे आपकी दुकान में आग लग गई, मान लो आपको पता लग गया भाई दुकान में आग लग गई है, तो फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दो उसी टाइम पे, मोबाइल पे नंबर होता है,
ठीक है जी, आसपास के लोगों को बताओ कि ऐसा हो गया है, तो आपको वो स्टेप्स तो लेने चाहिए। तो ये सिद्धांत है, ये क्या है, सिद्धांत। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और अकाउंट्स के अंदर अपनी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फ्राइडे के आसपास मैं एक नया चैप्टर उठाऊंगा और आपके डाउट भी लूंगा, और फिर मैंने इस सैटरडे जर्नल चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ये याद रखना, इस सैटरडे जर्नल चैप्टर का टेस्ट है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैं टेस्ट लूंगा। इकोनॉमिक्स में फ्राइडे को टेस्ट, डिमांड चैप्टर का टेस्ट ले लेता हूँ। फ्राइडे डिमांड चैप्टर का टेस्ट होगा। इसको बता देना दीपांशु को कि फ्राइडे फ्राइडे डिमांड चैप्टर का टेस्ट होगा, और सैटरडे को जर्नल चैप्टर का टेस्ट होगा अकाउंट्स में। और कल की क्लास के अंदर बिजनेस का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लोग, वैसे तो बच ही जाएगा टाइम, तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे आधे से ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक बार ओके बाय लिख दो। जय माता दी। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद।